नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मनन सीरीज का एक और टॉपिक। ठीक है, तो इस सीरीज में अपन डिस्कस कर चुके हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सूचना आयोग के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। और आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे अपन लोकायुक्त के बारे में। ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में कि ये क्या अवधारणा है लोकपाल और लोकायुक्त से संबंधित, क्यों ये अस्तित्व में आया, क्या कारण था जिसके कारण इस संस्था की स्थापना की गई, इनके क्या-क्या कार्य हैं, कौन इनके अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, ये सारी बातें अपन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, बात करते हैं कि ये अवधारणा कैसे विकसित हुई। सबसे पहले ऐतिहासिक बात करते हैं, विश्व में बात करते हैं, तो एक अवधारणा, एक शब्द है ओम्बुड्समैन। इसका इतिहास क्या है? तो ये एक वर्ड है, ठीक है? इस तरह की एक संस्था विकसित की गई वर्ल्ड में, जो कि सर्वप्रथम कहाँ लेके आए? स्वीडन लेके आया इस अवधारणा को, और 1713 की बात है, किंग चार्ल्स 12 की बात है, ओम्बुड्समैन की अवधारणा विकसित हुई। तो ये ओम्बुड्समैन जो वर्ड है, इसका मतलब क्या है? यहाँ राजा का एक संस्था स्थापित करना चाहता था, जो जनता का प्रतिनिधि हो। जनता का प्रतिनिधि किस तौर पर? जो लोक सेवकों के द्वारा अगर भ्रष्टाचार किया जाए, प्रशासन में पारदर्शिता का अगर अभाव है, जनता की शिकायतें हैं, ठीक है, कुप्रशासन है, इनको नियंत्रण कर सके, इनसे संबंधित जो शिकायतें हैं उनकी जांच की जा सके। तो इस तरह से एक शब्द है, इस तरह से एक संस्था है ओम्बुड्समैन, इसकी अवधारणा विकसित हुई। और इस तरह से अलग-अलग देशों में, अलग-अलग राज्यों में, भारत में इसको क्या कहा गया? लोकपाल के नाम से जाना जाता है। राज्यों में लोकायुक्त और अपने देश में लोकपाल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये अवधारणा हमें याद रखनी है। सबसे पहले स्वीडन की बात है, 1713 में किंग चार्ल्स 12 के समय ओम्बुड्समैन की अवधारणा विकसित हुई थी। 1809 में फिर इन्होंने स्वीडन के संविधान में पहली बार ओम्बुड्समैन फॉर जस्टिस का प्रावधान किया गया। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने संविधान में का प्रावधान कर दिया, 1809 में इसका संवैधानिक प्रावधान किया। और इसका कार्य था लोक सेवकों द्वारा कानून एवं नियमों के उल्लंघन की जांच करना। अगर लोक सेवकों के द्वारा कानून और नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उनकी जांच करना इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, चलिएगा, ओम्बुड्समैन का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ है जनता का प्रतिनिधि, जनता का ऐसा प्रतिनिधि जो लोक सेवकों द्वारा अगर कानून और नियमों का उल्लंघन कर रहा है, किया जा रहा है, तो उसकी जांच कर सके। ये इसका शब्द का इतिहास है। इस तरह से ये कहानी स्टार्ट होती है। ठीक है, चलिए, अब इसका उद्देश्य क्या है? कोई भ्रष्टाचार की रोकथाम करना, कुप्रशासन पर नियंत्रण, पारदर्शिता बढ़ाना, प्रशासन में प्रशासनिक कार्य में अगर विलंब हो रही है तो क्या रीजन है वो विलंबता के, और उसको समाप्त करना। कोई अगर पद का, लोक सेवकों के द्वारा पद का दुरुपयोग किया जा रहा है तो उस दुरुपयोग को रोकना, नागरिक अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है, तो ये इस संस्था के प्रमुख उद्देश्य थे। भ्रष्टाचार की रोकथाम, प्रशासनिक विलंबता में जो विलंबता है उसको समाप्त करना, पद के दुरुपयोग को समाप्त करना, नागरिक अधिकारों की रक्षा करना, पारदर्शिता बढ़ाना और कुप्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करना। चलिए, अब विभिन्न देशों में इसकी स्थापना की गई, जैसे फिनलैंड है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, ब्रिटेन है। इन देशों में इसकी स्थापना की गई और वर्तमान में 135 प्लस देशों में इसकी स्थापना की गई है। मतलब 135 देश ऐसे हैं जहां जनता का प्रतिनिधि ओम्बुड्समैन जैसी संस्थाएं स्थापित की गई है। अब इसमें सबसे पहला देश हमने देखा स्वीडन था, उसके बाद फिनलैंड है, डेनमार्क है, नॉर्वे है। तो ये बातें इतनी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, चलिए, अब बात करनी होगी हमें विभिन्न देशों में जैसे इस ओम्बुड्समैन के अलग अलग नाम रखे गए हैं। जैसे इसको ब्रिटेन, डेनमार्क और न्यूजीलैंड में क्या कहा जाता है? पार्लियामेंट्री कमिश्नर के नाम से जाना जाता है। ये इस तरह के क्वेश्चन फिर भी पूछे जा सकते हैं कि भाई ब्रिटेन, डेनमार्क, न्यूजीलैंड में क्या कहा जाता है? इसको पार्लियामेंट्री कमिश्नर कहा जाता है। रूस में इसको प्रोसिक्यूटर के नाम से जाना जाता है। भारत में लोकपाल और लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। लोकपाल या लोकायुक्त, रूस में प्रोसिक्यूटर, ब्रिटेन, डेनमार्क और न्यूजीलैंड में पार्लियामेंट्री कमिश्नर के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए, आगे बात देखते हैं। अब बात करते हैं भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की बात करेंगे। भारत में इस ओम्बुड्समैन को लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में के नाम से जाना जाता है। तो ये अवधारणा भारत में कैसे कैसे विकसित हुई और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, सारी बातें अपन देखने वाले हैं। तो 1960 के दशक की बात है। 1960 से ये इसकी अवधारणा विकसित होने लग गई थी। 1960 के दशक में तत्कालीन कानून मंत्री थे कौन? अशोक कुमार सेन। ये नाम हमें याद रखना होगा, अशोक कुमार सेन। 1960 के दशक की बात है, तत्कालीन कानून मंत्री थे अशोक कुमार सेन। इन्होंने संवैधानिक लोकपाल की अवधारणा प्रस्तुत की थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वप्रथम लोकपाल की अवधारणा किसने प्रस्तुत की संवैधानिक रूप से, तो वो अशोक कुमार सेन थे, तत्कालीन कानून मंत्री थे। 1960 की बात है। चलिए, अब इन्होंने इस तरह की अवधारणा बताई कि भाई संवैधानिक कुछ ऐसा होना चाहिए जैसे ओम्बुड्समैन जैसी संस्था है, इस तरह से। लेकिन इन्होंने ये शब्द नहीं दिया था। बात आती है कि ये जो लोकपाल शब्द है ये किसने दिया? तो 1963 में प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे डॉक्टर एलन सिंघवी साहब। एलन सिंघवी कमेटी के बारे में भी अपन रिपोर्ट पढ़ते हैं पंचायती राज से संबंधित। तो ठीक है, ये एलन सिंघवी साहब ने इस लोकपाल और लोकायुक्त शब्द दिया।
अगर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि लोकपाल और लोकायुक्त शब्द किसने दिया, सबसे पहली बार इस शब्द का यूज किसने किया, ये शब्द किसने बताया, तो ये शब्द बताया एल एम सिंघवी साहब ने। ठीक है, यहाँ दो वर्ड हैं, लोक और पाल। लोक का मतलब लोगों से है, पाल का मतलब संरक्षक, लोगों का संरक्षक, जनता का प्रतिनिधि अपन कह सकते हैं ओम्बुड्समैन से अगर तुलना करें तो। ठीक है, तो लोकपाल का मतलब है जनता का संरक्षक, लोगों का संरक्षक। अब इन्होंने पहली बार अशोक कुमार सेन जी ने इस अवधारणा को प्रस्तुत किया। 1963 में एल एम सिंघवी साहब ने ये लोकपाल वर्ड ला दिया। अब इसके बारे में अलग अलग समितियां बनी जिन्होंने इसकी सिफारिश की थी। जैसे सबसे पहले हरिश्चंद्र माथुर समिति बनी 1963 में। याद रखना है ये समितियों के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी समिति कब बनी और इनको क्रमानुक्रम में जमाना होता है। तो याद रखना है हरिश्चंद्र माथुर समिति 1963 की बात है। इन्होंने कहा था ओम्बुड्समैन जैसी संस्था की सिफारिश की थी। कौन सी संस्था? ओम्बुड्समैन जैसी संस्था की सिफारिश इन्होंने की थी। ठीक है, लेकिन इन्होंने ओम्बुड्समैन बताया, लोकपाल शब्द का यूज नहीं किया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है हरिश्चंद्र माथुर समिति ने क्या सिफारिश की? ओम्बुड्समैन जैसी संस्था की सिफारिश की थी। इसमें देखो लोकपाल शब्द का उल्लेख नहीं था। फिर प्रथम प्रशासनिक सुधार आया। प्रथम प्रशासनिक सुधार का गठन कब किया गया? 5 जनवरी 1966 को। याद रखना ये सीक्वेंस पूछा जाता है। जैसे हरिश्चंद्र माथुर समिति 1963, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 5 जनवरी 1966। इसके अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। इनकी एक रिपोर्ट थी प्रॉब्लम्स ऑफ रिड्रेस ऑफ सिटीजन्स ग्रीवेंसेस। ठीक है, लोगों की सिटीजन्स की शिकायतों से संबंधित एक रिपोर्ट थी। इन्होंने सिफारिश की केंद्र में लोकपाल हो और राज्यों में लोकायुक्त हो। मतलब लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए जैसे जनता के प्रतिनिधि ओम्बुड्समैन की बात की गई, तो इन्होंने सिफारिश की कि भाई केंद्र में लोकपाल होना चाहिए और राज्यों में लोकायुक्त होना चाहिए। ठीक है, तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी इसकी सिफारिश की है। इससे पहले हरिश्चंद्र माथुर समिति ने 1963 में सिफारिश की है। फिर देखिए सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश थे गजेंद्र गढ़कर। ठीक है, गजेंद्र गढ़कर जी का विचार क्या था? पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं गजेंद्र गढ़कर ने अपनी पुस्तक थी इनकी लॉ लिबर्टी एंड सोशल जस्टिस में कहा है कि भ्रष्टाचार नियंत्रण हेतु ओम्बुड्समैन जैसी संस्था को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये लाइन दे देगा पूरी कि ये किसने कही है, ये बात किसने कही, इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आंसर होगा गजेंद्र गढ़कर जी। ठीक है, तो याद रखना है इनकी बुक है लॉ लिबर्टी एंड सोशल जस्टिस। इसमें इन्होंने कहा है भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं के समाधान के लिए एक संवैधानिक संस्था होनी चाहिए। कैसी? ओम्बुड्समैन जैसी। चल बात करते हैं लोकपाल विधेयक के इतिहास के बारे में बात करते हैं। अब तक हमने इसकी विभिन्न समितियों की रिपोर्ट्स देखी, विभिन्न समितियों ने बताया कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए। फाइनली ये संस्था संसद तक पहुंची और संसद से कब पारित हुई, ये सारी बातें देखते हैं। देखो 1968 की पहली बार बात है, पहला लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया। अगर 1968 में, ठीक है, अगर पूछा जाए लोकपाल विधेयक के लिए पहली बार कब प्रस्तुत किया गया, तो हमें याद रखना है 1968 में ये पहली बार प्रस्तुत किया गया था। लेकिन 1968 से लगातार 2013 तक इसको प्रस्तुत किया गया और 2013 तक इसको 10 बार, मतलब 2013 में जो प्रस्तुत किया गया था वो 11वीं बार प्रस्तुत किया गया था। ये बात हमें याद रखनी है। जब 2013 में इसको प्रस्तुत किया गया तो इसको 11वीं बार प्रस्तुत किया गया था और 10 बार तक ये किसी ना किसी सदन में पास नहीं हुआ, पारित नहीं हुआ। कभी लोकसभा से पारित तो कभी राज्यसभा से पारित, दोनों से पारित नहीं हुआ, सहमति नहीं बनी आखिरकार। पहली बार हमें याद रखना है 1968 में लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया। 1969 में चौथी लोकसभा से पारित हुआ परंतु राज्यसभा से पारित नहीं हुआ। इस तरह से 1968 से 2013 तक कुल 10 बार लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था। 10 बार ये प्रस्तुत किया गया था। 2013 में याद रखना है 2013 में जो प्रस्तुत किया गया था वो 11वीं बार प्रस्तुत किया गया था। 2013 में 11वीं बार विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ। ठीक है, तो कब पारित हुआ? फाइनली 2013 में। भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे कौन? अन्ना हजारे। उन्होंने दबाव के कारण लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 पारित हुआ। ठीक, चलिए अब राज्य स्तर पर लोकायुक्त की बात करें तो उड़ीसा में सबसे पहले राज्य स्तर पर। अब एक्चुअली आप देखिए 1968 से 2013 तक का एक लंबा समय था। ये पूरे देश भर के लिए एक प्लेटफॉर्म पर मतलब ये कानून पारित नहीं हुआ था। तो इस बीच प्रत्येक राज्य ने, कुछ राज्यों ने अपने स्तर पर क्षेत्रीय कानून विकसित कर लिए थे। ठीक है, अब इसमें पहला राज्य था उड़ीसा। उड़ीसा ने 1970 में पहला लोकपाल का पारित कानून किया था, लेकिन इसका गठन कब हुआ था? 1983 में। पहला लोकपाल कानून पारित किस राज्य ने किया था? उड़ीसा ने ये कानून पारित किया था, लेकिन उन्होंने लागू कब किया था? लागू इन्होंने 1983 में किया था। उड़ीसा ने पारित कर लिया था कब? सबसे पहले 1970 में। 1970 में पहला लोकपाल कानून पारित किया, लेकिन इसका गठन 1983 में किया। इन्होंने इस बीच काफी समय लिया, 70 से लेके 83 तक का समय लिया। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र पहला राज्य, इसने 1971 में, महाराष्ट्र ने 1971 में पहला राज्य बना जहां लोकायुक्त जैसी संस्था स्थापित कर दी। इन्होंने मतलब महाराष्ट्र ने 1971 में ही ये गठन कर दिया लोकायुक्त का। ठीक है, इसी बीच राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ने 1973 में लोकायुक्त गठन हेतु विधेयक पारित कर दिया।
राजस्थान ने 1973 में ये विधेयक पारित कर दिया था। ठीक है, तो ये तीनों जो स्टेटमेंट हैं ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला वह राज्य जिसने लोकपाल विधेयक पारित किया तो वो उड़ीसा है, लेकिन पहला वो राज्य जिसने लोकपाल का गठन किया तो वो महाराष्ट्र है 1971 की बात। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान ने 1973 में ये अधिनियम पारित किया और ये विधेयक पारित किया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान का जो अधिनियम था वो लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम था 1973 का। ठीक है, अब जैसे विभिन्न देशों में अलग अलग नाम थे ओम्बुड्समैन जैसी संस्था के, जैसे रूस में प्रोसिक्यूटर, भारत में लोकपाल लोकायुक्त कहा जाता था, पार्लियामेंट्री कमिश्नर कहा जाता था आपके रूस में, डेनमार्क में। तो इसी तरह से भारत में राज्यों में भी अलग अलग इसके नाम थे। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर में इसको भ्रष्टाचार निरोधक अधिकरण के नाम से जाना जाता था, केरल में पब्लिक मैन कहा जाता था, तमिलनाडु में कमिश्नर ऑफ इंक्वायरीज कहा जाता था, राजस्थान में लोकपाल लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है, ये चारों बात हमें याद रखनी है कि भाई जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता था, जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार निरोधक अधिकरण के नाम से, केरल में पब्लिक मैन कहा जाता था, तमिलनाडु में कमिश्नर ऑफ इंक्वायरीज, राजस्थान में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त के नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की बात करते हैं। ठीक है, हमने राज्य स्तर की बात की, राज्यों ने कैसे कैसे अपने क्षेत्रीय कानून बनाए, फाइनली 2013 में ये कानून पारित हुआ। तो संसद द्वारा पारित कब हुआ, 2013 में। राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब मिली इसको, 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति जी ने इसको स्वीकृति दे दी 1 जनवरी 2014 को, और 16 जनवरी 2014 से ये लागू हो गया। फाइनली लागू कब हुआ है, ये डेट हमें याद रखनी है, 16 जनवरी 2014 से। लोकपाल और जो अधिनियम है आपका लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम कब पारित हुआ है, कब से लागू हुआ है, 16 जनवरी 2014 से। ये डेट हमसे पूछी जा सकती है। ठीक है, अधिनियम कब का है, 2013 का अधिनियम है जिसको 16 जनवरी 2014 से लागू किया गया। अब इसमें प्रावधान ये था, केंद्र स्तर पर लोकपाल होगा और राज्यों में लोकायुक्त होगा। ठीक है, चलिए प्रकृति कैसी है, एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है, मतलब संसद के द्वारा विधि निर्माण करके इसको निर्माण किया गया है। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, अतः हम कह सकते हैं एक ऐसा निकाय है, एक सांविधिक आयोग है। ठीक है, अब यहां से देखिए अब तक जो भी हमने पढ़ा है उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वन लाइनर क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, ओम्बुड्समैन की अवधारणा सबसे पहले कहां पे आई, फिनलैंड स्वीडन में आई, स्वीडन में 1713 में आई। संविधान में पहली बार ओम्बुड्समैन का प्रावधान किसमें किया गया, स्वीडन में किया गया। भारत में लोकपाल शब्द के जनक किसको कहा जाता है, एल एम सिंघवी साहब को कहा जाता है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे, मोरारजी देसाई। कब की बात है, 1966 की बात है। भारत में प्रथम लोकायुक्त स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र। राजस्थान में लोकायुक्त अधिनियम कब का है, 1973 का। तो ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है जो हमने यहाँ तक जो भी पढ़ा है इसके बारे में देखा क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये हमें याद रखते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये तीनों बातें कि भारत में लोकपाल का जनक किसको कहा जाता है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष, और भारत में प्रथम लोकायुक्त स्थापित करने वाला राज्य महाराष्ट्र। लेकिन हमें यहाँ से याद रखना है, पहली बार लोकायुक्त जो अधिनियम था वो पारित किस राज्य ने किया था, वो उड़ीसा राज्य ने किया था 1970 में। लेकिन गठन सबसे पहले किसने किया, गठन सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य ने किया और 1971 में किया था। चलिए, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम कब का है, 2013 से। राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली है, 1 जनवरी 2014 को। लागू कब हुआ है, आपके 16 जनवरी 2014 को लागू हुआ है अधिनियम लागू। और लोकपाल एवं लोकायुक्त एक कैसा निकाय है, एक सांविधिक निकाय है। ये हमने अब तक देखा है। चल आगे बात करते हैं। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की अपन बात करेंगे। ठीक है, लोकायुक्त पढ़ रहे हैं, राजस्थान के आयोगों के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, तो लोकायुक्त के बारे में राजस्थान के संदर्भ में हम बात करेंगे। चलिए, अब राजस्थान की बात करें, स्थापना और इतिहास। सबसे पहले हमने देखा 1973 में राजस्थान विधानसभा में लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त विधेयक प्रस्तुत किया गया था और इसको राज्यपाल से स्वीकृति मिल गई थी 3 फरवरी 1973 को। हमने अभी देखा था अन्य राज्यों की तुलना में, जैसे उड़ीसा में 1970 में, महाराष्ट्र में 1971, राजस्थान की बात की तो 1973 की बात की। 1973 में 3 फरवरी 1973 को राज्यपाल ने इसको स्वीकृति दे दी। ठीक है, और इसी दिन से राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना मानी जाती है। बाद में राष्ट्रपति से स्वीकृति मिली है 26 जनवरी 1973 को, और ये हमें पता है एक सांविधिक निकाय है। तो हमारे लिए ये डेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, 3 फरवरी 1973। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना कब हुई, तो 3 फरवरी 1973 को। अधिनियम का नाम है लोकायुक्त अब उप लोकायुक्त अधिनियम 1973, 3 फरवरी 1973 से लागू है। चलिए, फिर बात करें इसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है, तो इसका सिद्धांत है दोषी लोक सेवकों को दंड और निर्देश को संरक्षण। जो निर्दोष है उनका संरक्षण होना चाहिए और जो दोषी लोक सेवक हैं उनको दंड मिलना चाहिए। इस सिद्धांत पर यह काम करता है यह आयोग। और इसकी प्रकृति कैसी है, एक सलाहकारी आयोग है। तो क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि
जो लोकायुक्त और उपलोकायुक्त अधिनियम है ये कैसी संस्था है? एक सांविधिक संस्था है, एक सलाहकारी संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है। तो याद रखना एक सांविधिक और सलाहकारी एक निकाय है। इसकी अनुशंसा राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है, ठीक है? राज्य सरकार इनकी सिफारिशों को माने या ना माने उस पर डिपेंड करता है सरकार पर। राजस्थान में भ्रष्टाचार निवारण की पूर्व व्यवस्था क्या थी? 1973 में ये अधिनियम लागू हुआ था। तो 1973 से पहले क्या व्यवस्था थी राज्य में भ्रष्टाचार के निवारण के लिए, ये हमें देखना होगा। तो 1973 से पहले जन अभियोग निराकरण विभाग कार्यरत था। ये इसका नाम हमें पता होना चाहिए। 1973 से पहले जन अभियोग निराकरण विभाग राज्य में कार्यरत था और इसका क्षेत्राधिकार लोकायुक्त संस्था जितना व्यापक नहीं था। जितना व्यापक लोकायुक्त है इतना इनका क्षेत्राधिकार व्यापक नहीं था जन अभियोग निराकरण विभाग का, ठीक है? अब देखिए यहाँ से प्रथम लोकायुक्त और उपलोकायुक्त के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रथम जो लोकायुक्त थे न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ साहब थे और ये सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे, ठीक है? तो 1973 में जब इसकी स्थापना हुई तो प्रथम लोकायुक्त किसको बनाया गया? श्रीमान न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ साहब को, सर्वोच्च न्यायालय के ये पूर्व न्यायाधीश, ठीक है? चलिएगा आगे बात करते हैं। इनकी नियुक्ति 28 अगस्त 1973 को हुई। इसी प्रकार प्रथम उपलोकायुक्त कौन थे? केपीयू मेनन साहब। केपीयू मेनन साहब को प्रथम उपलोकायुक्त बनाया गया। वहीं लोकायुक्त किसको? आई.डी. दुआ साहब को बनाया गया था। लोकायुक्त से पहले नियुक्त हुए थे राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र उपलोकायुक्त हैं, ठीक है? याद रखना है प्रथम उपलोकायुक्त और राज्य के एकमात्र उपलोकायुक्त हैं केपीयू मेनन साहब। प्रथम सचिव की बात करें तो केसी शंकरन। इस जो लोकायुक्त और उपलोकायुक्त अधिनियम 1973 है उसके सचिव किसको बनाया गया था? तो प्रथम सचिव बनाया गया था केसी शंकरन साहब को और वर्तमान सचिव हैं गौरीशंकर शर्मा जी। वर्तमान में 13वें उपलोकायुक्त हैं, इनका नाम है न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा, ठीक है? तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो हमसे पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं, ठीक है? तो प्रथम जो लोकायुक्त हैं वो आई.डी. दुआ साहब हैं। ये सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं, ठीक है? फिर हमने बात की उपलोकायुक्त के बारे में। तो उपलोकायुक्त प्रथम कौन है? केपीयू मेनन और अब तक वर्तमान में एक ही रहे हैं, ठीक है? वर्तमान और अंतिम सबसे यही हैं। फिर बात की प्रथम सचिव के बारे में। तो सचिव रहे हैं केसी शंकरन, वर्तमान में गौरीशंकर शर्मा और वर्तमान में 13वें लोकायुक्त कौन है? उनका नाम है न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा जी, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं इस लोकायुक्त की संरचना के बारे में। संरचना कैसी होती है, मतलब कितने लोकायुक्त हो सकते हैं, कितने उपलोकायुक्त हो सकते हैं, ये सारी बातें अपन देखने वाले हैं। तो राज्य में एक लोकायुक्त का प्रावधान है, ठीक है? एक लोकायुक्त होगा। आवश्यकता के अनुसार उपलोकायुक्त नियुक्त किए जा सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार है, उपलोकायुक्त की संख्या सुनिश्चित नहीं की गई है, निश्चित नहीं की गई है। अधिनियम में उपलोकायुक्तों की अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है। ये बात हमसे क्लियर हो गई। लोकायुक्त की संरचना, एक लोकायुक्त होगा, उपलोकायुक्तों की संख्या निश्चित नहीं है। नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति करने वाला कौन है भाई? नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। राज्यपाल क्या डायरेक्ट कर देंगे? ना, चयन समिति है। एक 3 सदस्यीय सदस्य समिति बनाई गई है, चयन समिति, जिसमें कौन होगा? मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री के अलावा विपक्ष के नेता और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो ये हमें याद रखना है, ये 3 लोग हमें याद रखने हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि लोकायुक्त की नियुक्ति की जो चयन समिति है उसमें निम्नलिखित में से कौन कौन सम्मिलित हैं या निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, ठीक है? तो हमें याद रखना है राज्य के मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है? इन 3 समितियों की सिफारिश पर इन समिति की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। योग्यता के बारे में बात करें तो योग्यता क्या है भाई? लोकायुक्त के लिए सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश हो सकते हैं। या तो ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो सकते हैं या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश भी हो सकते हैं। कार्यकाल की बात करें तो वर्तमान व्यवस्था यह है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, ठीक है? कार्यकाल कितना होता है इनका? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण होगी वो इनका कार्यकाल होगा। इसमें संशोधन भी किए गए कई बार, जैसे 1987 में इसमें संशोधन किया गया, भाई 5 वर्ष किया गया। 2018 में इसको बढ़ाकर के कार्यकाल को इनको 8 वर्ष कर दिया गया था। तो याद रखना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 2018 की बात है, 18 में 8 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन फिर इसमें एक बार संशोधन किया गया था, 2019 में इसको कम करके पुनः 5 वर्ष कर दिया गया है। 2019 का संशोधन न्यायमूर्ति सज्जन सिंह कोठारी के समय हुआ। इसका मतलब यह है न्यायमूर्ति सज्जन सिंह कोठारी, 2019 में लोकायुक्त कौन थे? सज्जन सिंह कोठारी थे। उस समय ये संशोधन किया गया है, ठीक है? अब बात करते हैं इनके वेतन भत्ते के बारे में। तो लोकायुक्त का वेतन कितना होगा? तो इनका वेतन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान होगा और उप लोकायुक्त का वेतन राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगा। ये बात भी हमें याद रखनी है। शपथ की बात करें तो शपथ राज्यपाल के द्वारा अथवा राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, इसलिए हमें एक एक को पढ़ना जरूरी है। वेतन भत्ते के बारे में पूछा जा सकता है, कार्यकाल पूछा जा सकता है, शपथ कौन दिलाता है, शपथ के बारे में हो सकता है पूछ लिया जाए, राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है, सर्वोच्च
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है, मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्य सचिव के द्वारा। तो इस तरह के ऑप्शन क्रिएट कर दिए जाते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। हो सकता है ऑप्शन में राष्ट्रपति दे दे, राज्यपाल दे दे, तो थोड़ा सा हमें परफेक्टली चीजें याद होना चाहिए। शपथ राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नामित व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अब इंपॉर्टेंट बात देखिए यहाँ से, जब शपथ ग्रहण समारोह होता है तो राजस्थान के मुख्य सचिव के द्वारा शपथ पत्र पढ़कर सुनाया जाता है। तो ये एक अलग बात है कि भाई जो शपथ पत्र है उसको कौन पढ़कर सुनाता है, तो उसको मुख्य सचिव के द्वारा पढ़कर सुनाया जाता है। ठीक है, फिर देखिए पुनर्नियुक्ति का क्या प्रावधान है भाई, तो पुनर्नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है, पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती। लेकिन हमें इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि अगर जो उपलोकायुक्त हैं वो लोकायुक्त बन सकते हैं, लेकिन लोकायुक्त की उपलोकायुक्त के पद पर और लोकायुक्त की लोकायुक्त के पद पर नियुक्ति नहीं की जा सकती, उच्च पद पर इनको आसन किया जा सकता है। ये बात हमें याद रखनी है, पुनर्नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, फिर देखिए त्यागपत्र किसको देंगे, लोकायुक्त अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देंगे, राज्यपाल ही नियुक्त कर रहा है, राज्यपाल ही शपथ दिला रहे हैं और राज्यपाल को ही ये त्यागपत्र देंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। निष्कासन, निष्कासन भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किस आधार पर किया जाता है, तो सिद्ध कदाचार और असमर्थता, इनकैपेसिटी और प्रोव्ड मिसबिहेवियर के आधार पर इनको क्या किया जा सकता है, निष्कासित किया जा सकता है। प्रक्रिया क्या है, राज्यपाल द्वारा समिति का गठन किया जाता है। तो ये जो दो आधार हैं, सिद्ध कदाचार और असमर्थता, इसकी जांच के लिए राज्यपाल के द्वारा एक समिति गठित की जाएगी। उस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाएगी। समिति गठित करेगा राज्यपाल, राज्यपाल के द्वारा समिति गठित की जाएगी और उस समिति का अध्यक्ष कौन होगा, सर्वोच्च न्यायालय का सेवारत न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सेवारत या सेवानिवृत्त इस समिति के अध्यक्ष होंगे। ये समिति जो ये आधार है सिद्ध कदाचार और असमर्थता के, इन आरोपों की जांच करेगी। जांच के पश्चात आरोप सिद्ध होने पर रिपोर्ट कहां रह जाती है, विधानमंडल के समक्ष ये रिपोर्ट रखी जाती है। अगर ये आधार सही साबित होते हैं, आरोप सिद्ध कर दिया इस समिति ने, तो ये रिपोर्ट विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी। ठीक है, आगे देखिए विधानमंडल के समक्ष रखने का मतलब यह है कि ये विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, आवश्यक है, और इसके बाद राज्यपाल अंतिम निष्कासन आदेश जारी कर सकता है। तो इनकी जो निष्कासन की प्रक्रिया है थोड़ी डिफिकल्ट है, थोड़ी अलग है, इसको समझना होगा। निष्कासन दो आधार पर किया जा सकता है, सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर। इसके लिए इन आधारों को, इन आरोपों को सिद्ध करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। उस समिति का अध्यक्ष कौन होगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष हो सकते हैं। ठीक है, अब ये समिति आरोपों की जांच करेगी। जांच के पश्चात आरोप सही पाए जाते हैं तो उस रिपोर्ट को विधानमंडल में रखा जाएगा और विधानमंडल से विशेष बहुमत से ये पारित होनी चाहिए। अगर पारित हो जाती है तो अंतिम निष्कासन राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। फाइनली ये बात हमें याद रखनी है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेंस में लिखने के लिए ये प्रक्रिया पूछी जा सकती है। फिर बात करें वार्षिक प्रतिवेदन की, बात करें तो वार्षिक प्रतिवेदन इस जो अधिनियम है उसकी धारा 4 के अंतर्गत बताया गया है, ये राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है और ये राज्यपाल रिपोर्ट को कहां, विधानसभा में चर्चा हेतु प्रस्तुत करवाता है। और इस प्रकार अब की बार जो लोकायुक्त संस्था द्वारा 36वीं वार्षिक रिपोर्ट 2024 में जारी की गई, 2024 में जो रिपोर्ट जारी की गई थी वो 36वीं वार्षिक रिपोर्ट थी। ठीक है, अब यहां से देखिए फिर वन लाइनर की बात कर लेते हैं। जैसे राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम कब का है, 1973 का है। राज्यपाल ने इसको स्वीकृति कब दी, 3 फरवरी 1973 को इसको स्वीकृति दी। राष्ट्रपति वाला इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, 26 मार्च ये हमें याद रखना है। राज्यपाल की स्वीकृति 3 फरवरी 1973। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे, ID दुआ साहब। प्रथम और एकमात्र उपलोकायुक्त कौन थे, KPU मेनन साहब। लोकायुक्त एक सांविधिक और सलाहकारी निकाय है। नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा। चयन समिति में कौन होता है, मुख्यमंत्री होते हैं, विपक्ष का नेता होता है और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष या 65 वर्ष है। ठीक है, पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। निष्कासन का अंतिम आदेश कौन जारी करता है, राज्यपाल। वार्षिक प्रतिवेदन धारा 12(4) के तहत राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे वन लाइनर थे जो हमने अब तक देखे। चलिए फिर आगे की बात करते हैं। आगे लोकायुक्त के कार्य और शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो लोकायुक्त का कार्य शक्ति हमें पता है कि ये लोक सेवकों के विरुद्ध निम्नलिखित मामलों में शिकायत स्वीकार कर सकती है। लोक सेवकों के विरुद्ध, ये इंपॉर्टेंट बात है, किसके विरुद्ध शिकायत दर्ज करेगी, लोक सेवकों के विरुद्ध। किस मामले में, भ्रष्टाचार के आरोप के मामले में, पद का दुरुपयोग किया हो, व्यक्तिगत हित के लिए पद का उपयोग किया हो। लोक सेवकों से भिन्न कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है। जो शिकायत करने वाला व्यक्ति है वो लोक सेवक नहीं होना चाहिए। लोक सेवकों से अन्य कोई भी व्यक्ति शिकायत कर सकता है, क्योंकि शिकायत किसके विरुद्ध की जा रही है, लोक सेवकों के विरुद्ध की जा रही है। लोकायुक्त स्वतः संज्ञान द्वारा भी कार्रवाई कर सकता है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। अगर लोकायुक्त के संज्ञान में कोई मामला आता है तो वो स्वतः संज्ञान भी उसके बारे में ले सकता है। चलिए, लोकायुक्त भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करता है, ना कि कुप्रशासन की। ये बात हमें याद रखनी है कि भाई लोकायुक्त है वो भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करेगा, ना कि कुप्रशासन की। किसी व्यक्ति को अनुचित हानि या कष्ट पहुंचाया गया हो, सत्यनिष्ठा की कमी हो, तो इन मामलों में ये शिकायत दर्ज करेगा।
अब लोकायुक्त द्वारा शिकायत की जांच की जाएगी, वो जांच किसकी की जाएगी, धारा 11 में इसका वर्णन किया गया है। वार्षिक प्रतिवेदन हमने देखा, वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जिसका वर्णन धारा 12 में किया गया है। अब यहाँ से देखिए 11 में लोकायुक्त द्वारा शिकायत की जांच की, ठीक है, 11 में ये प्रक्रिया बताई गई है। जांच के आधार किस आधार पर करेगी, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निम्नलिखित शक्तियां इनको दी गई हैं। सिविल शक्तियां इसको दी गई हैं कि लोक सेवक कर्मचारी को समन नोटिस जारी किया जा सकता है इनके द्वारा, ठीक है। जो लोक सेवक हैं, कर्मचारी हैं, उनको नोटिस जारी किया जा सकता है। राज्य सरकार के किसी भी कार्यालय से लोक दस्तावेज इनको प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी कार्यालय से कोई भी डॉक्यूमेंट लेना है तो ये ले सकते हैं। लोक सेवकों के शपथ पत्र पर बयान ले सकते हैं। लोक सेवकों को गवाही हेतु बुला सकते हैं। ये इनको जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत इनको प्रावधान किए गए हैं, ये शक्तियां इनको प्राप्त की गई हैं। साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा हेतु समन जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनके लिए हमने देखा सिविल प्रक्रिया जो संहिता है 1908 के तहत इनको शक्ति दी गई है। चलिए इसमें धारा 11 के तहत आगे बात करते हैं। आरोप प्रमाणित होने पर कार्रवाई, क्या कार्रवाई की जाएगी? अगर आरोप प्रमाणित हो जाते हैं तो जांच और अनुसंधान के पश्चात आरोप प्रमाणित होने पर संबंधित मंत्री के विरुद्ध मुख्यमंत्री को एवं अन्य लोक सेवकों के विरुद्ध उनके सक्षम प्राधिकारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु सिफारिश किया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोकायुक्त सजा का प्रावधान नहीं कर सकता कि क्या सजा दी जानी चाहिए ना। इनके लिए हमने देखा एक सांविधिक और सलाहकारी निकाय है, तो ये सलाह देंगे, इन्होंने जांच कर सकते हैं, इनके पास जांच करने का अधिकार है। जांच के पश्चात आरोप के प्रमाणित होने पर ये संबंधित जो मंत्री है तो उसके विरुद्ध तो मुख्यमंत्री को, और जो कोई लोक सेवक है, अन्य लोक सेवक है, उनके विरुद्ध उनका जो सक्षम अधिकारी है, सक्षम प्राधिकारी है, उनको अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु सिफारिश करें, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, ये एक सलाहकारी आयोग है, सिफारिश करेंगे केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए, ठीक है। उनका जो सक्षम प्राधिकारी होगा वो उनके विरुद्ध एक्शन ले सकता है, ठीक है। जैसे मंत्री है तो मुख्यमंत्री, और अन्य लोक सेवक हैं तो उनका सक्षम प्राधिकारी जो भी है, ठीक है। राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा 30 दिन में की गई कार्रवाई की सूचना लोकायुक्त को देना आवश्यक है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, जिसने जो भी सक्षम प्राधिकारी है, चाहे मुख्यमंत्री हो या अन्य लोक सेवकों के लिए अन्य उनका जो सक्षम प्राधिकारी है, उन्होंने 30 दिन में क्या एक्शन लिया है वो रिपोर्ट उनके लिए 30 दिन में प्रस्तुत करनी होगी, ये अनिवार्य है। लोकायुक्त को ये सूचना देना अनिवार्य है, तो ये बात हमें याद होनी चाहिए। राज्य सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा 30 दिन में जो भी कार्रवाई की गई है उसकी सूचना लोकायुक्त को देना अनिवार्य, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं लोकायुक्त को गलत शिकायत पर शिकायतकर्ता के खिलाफ 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने लगाने संबंधी कार्रवाई की सकती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति झूठी शिकायत कर देता है तो उसको भी 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये बात भी हमें याद रखनी है। अब बात करते हैं शिकायत की क्या प्रक्रिया है। तो शिकायत किसी भी व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है। तो शिकायतकर्ता शिकायत स्वयं उपस्थित होकर डाक, फैक्स, ईमेल द्वारा प्रेषित कर सकता है। डाक के द्वारा, फैक्स के द्वारा, ईमेल के द्वारा, या शिकायतकर्ता स्वयं उपस्थित होकर भी ये शिकायत कर सकता है। शिकायतकर्ता स्वयं लोक सेवक नहीं होना चाहिए, ये बात हमने देखी, ठीक है। शिकायतकर्ता स्वयं लोक सेवक नहीं होना चाहिए और शिकायतकर्ता की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जैसे उसका नाम, पता, शिकायत का विवरण आदि की जानकारी होनी चाहिए। जिस लोक सेवक या कर्मचारी के खिलाफ शिकायत की गई है उसके नाम, पदनाम का उल्लेख होना चाहिए। मतलब डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए, भाई कौन शिकायत कर रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए, किस आधार पर शिकायत की जा रही है, किसके विरुद्ध शिकायत की जा रही है, वो किस पद पर कार्यरत है, तो ये सारी बातें उस पर विवरण में मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। शिकायत के साथ 10 रुपए के गैर न्यायिक स्टाम्प पर मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित होना चाहिए। तो ये बात यहाँ से देख लीजिए, ये कई बार ऐसी बातें पूछ ली जाती हैं कि कितने रुपए के गैर न्यायिक स्टाम्प पर, तो 10 रुपए के गैर न्यायिक स्टाम्प पर ये बातें होनी चाहिए, शपथ पत्र, ठीक है। शिकायत केवल राजस्थान राज्य में कार्यरत लोक सेवकों के विरुद्ध की जा सकती है। भारत, पूरे संपूर्ण भारत में इसका जिक्र नहीं किया गया है। राजस्थान के जो लोक सेवक हैं उनके विरुद्ध ही कार्रवाई की जा सकती है। किन किन मामलों में शिकायत नहीं की जा सकती? आप देखिए, कोई व्यक्तिगत मामला है तो उसमें शिकायत नहीं की जा सकती। व्यक्तिगत द्वेष से प्रेरित होकर शिकायत प्रस्तुत नहीं की जा सकती, ठीक है। तो ये बातें हमें याद रखनी है। अब लोकायुक्त संस्था का क्षेत्राधिकार देखिए, कौन कौन क्या क्षेत्राधिकार है। तो लोकायुक्त और उपलोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 7 के अंतर्गत लोकायुक्त को कतिपय मामलों में मंत्रियों और सेवकों के विरुद्ध आरोपित अभिकथनों का अन्वेषण करने की अधिकारिता दी गई है, जैसे अनुचित हानि व कष्ट पहुंचाने, पद का दुरुपयोग, अनुचित लाभ, भ्रष्टाचार। अगर देखिए कोई भी लोक सेवक है या मंत्री हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अनुचित लाभ किया है उन्होंने पद का, ठीक है, अनुचित हानि पहुंचाई है, कष्ट पहुंचाई है, तो लोकायुक्त और उपलोकायुक्त अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत लोकायुक्त को इन मामलों में प्रावधान किया गया है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, लोकायुक्त संस्था को निम्न मामलों में जांच अन्वेषण की अधिकारिता प्राप्त है। मतलब इंपॉर्टेंट बात ये बताई गई, जो धारा 7 में बात कही गई है कि किन किन लोगों के विरुद्ध शिकायत की जा सकती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ से क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना, ठीक है। तो ये बात हमें
याद रखने हैं। देखिएगा, राजस्थान सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री के अतिरिक्त, मुख्यमंत्री को इससे बाहर रखा गया है। मुख्यमंत्री के विरुद्ध शिकायत नहीं की जा सकती। मंत्री के विरुद्ध मंत्री, उपमंत्री और राज्य मंत्री, इनके विरुद्ध शिकायत की जा सकती है, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त। सचिव, जितने भी सरकार के सचिव हैं, चाहे विशेष सचिव हो, अतिरिक्त सचिव हो, संयुक्त सचिव, सबको इसमें इंक्लूड किया गया। इनके विरुद्ध शिकायत की जा सकती है लोकायुक्त अधिनियम के तहत। राजस्थान सरकार के अधीन कार्यरत समस्त लोक सेवक, आगे ठीक है। सबसे पहले देखिए, मंत्री इसमें इंक्लूड है, फिर इसके बाद आपके सचिव इंक्लूड है, समस्त लोक सेवक इंक्लूड है। इसके बाद जिला परिषद और पंचायत समिति के प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान और उप प्रधान इसमें इंक्लूड है, ठीक है। फिर बात करेंगे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत गठित किसी भी स्थायी समिति का अध्यक्ष, ठीक है। पंचायती राज अधिनियम के द्वारा गठित स्थायी समिति है, उसके अध्यक्ष को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। साथ ही नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, महापौर और उप महापौर, इन तीनों की संस्थाओं के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, इसको भी इंक्लूड किया गया है। नगर पालिका अधिनियम के तहत गठित स्थायी समिति के अध्यक्ष इंक्लूड किए गए हैं। नगर सुधार न्यास यूआईटी के चेयरमैन, जो कि सीकर, अलवर, बीकानेर, पाली में, ये बात हमें याद रखनी है कि भाई नगर सुधार न्यास कहाँ है, तो सीकर, अलवर, बीकानेर और पाली में। 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, सीकर है, अलवर है, बीकानेर, पाली। अलवर, बीकानेर, सीकर और पाली, ये 4 जिले हैं जिसमें यूआईटी का गठन किया गया है, ठीक है। ये भी इसके अंतर्गत इंक्लूड है। राजस्थान सरकार द्वारा वित्त पोषित या अधिनियमित कोई संस्था, राजस्थान सरकार कोई भी ऐसी संस्था जिसको राज्य सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है, राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित है, तो उनके जो लोक सेवक हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा स्थापित की गई स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन कोई भी निगम हो सकता है, जिसको इनके अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। राज्य सरकार के मंडल निगमों के अध्यक्ष और निदेशक है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कोई भी सरकारी संस्था है, ठीक है। राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत कोई संस्था, इस तो इन लोगों के विरुद्ध इसमें कार्रवाई की जा सकती है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सर्वप्रथम हमें सीक्वेंस में याद रखेंगे तो थोड़ा आसान होगा। जैसे सर्वप्रथम इसमें इंक्लूड किया गया है आपके मंत्री, चाहे वे आपके उप मंत्री हों, चाहे राज्य मंत्री हों, ठीक है। मुख्यमंत्री को इसके अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया गया है। फिर बाकी के सचिवों को इसमें इंक्लूड किया गया है। सचिव के अलावा अन्य जितने भी लोक सेवक हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। सचिव के बाद अन्य लोक सेवकों को इंक्लूड किया। फिर बात की इन्होंने नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद, तीनों के जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हैं, महापौर, उप महापौर, सभापति, उपसभापति, इनको इंक्लूड किया गया है। फिर हमने यूआईटी की बात की थी, यूआईटी के जो चेयरमैन हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है, जो कि आपके सीकर में है, अलवर में है, बीकानेर और पाली में है, ठीक है। फिर यहाँ से हमने कंपनी अधिनियम के तहत जो रजिस्टर्ड है, कंपनी अधिनियम है उसके अंतर्गत स्थापित कोई संस्था है। फिर अगला राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम है, 1958 का अधिनियम है, उसके तहत रजिस्ट्रीकृत कोई संस्था है, ठीक। और क्या बचा है, तो मेन तो कुछ यही है। जिला परिषद और पंचायत समिति, जिला परिषद और पंचायत समिति के प्रमुख, उप प्रमुख, प्रधान और उप प्रधान इसमें सम्मिलित है। और इसका वर्णन कहाँ किया गया है, ये धारा 7 में बताएगी, तो ये नाम हमें याद रखने हैं। इसके अलावा फिर बात करें लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के बाहर के मामले कौन कौन से हैं, किनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकती, ठीक है। पहली बात तो ये देखिए, निम्न के विरुद्ध शिकायत स्वीकार नहीं की जा सकती, ये कहां बताई गई है, धारा 8 में। किनके विरुद्ध शिकायत की जा सकती है, धारा 7 में बताई गई, धारा 8 में किनके विरुद्ध शिकायत नहीं की जा सकती। अब पहली बात तो ये है कि 5 वर्ष से पुराने मामलों की शिकायत नहीं की जा सकती, ठीक है। 5 वर्ष से अगर पुराना मामला है तो उसकी शिकायत नहीं की जा सकती है। किस किस व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत नहीं की जा सकती, तो राज्यपाल के विरुद्ध नहीं की जा सकती, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार के विरुद्ध शिकायत नहीं की जा सकती, विधायक, विधानसभा सदस्य। इंपॉर्टेंट बात देखिए, सभी मंत्रियों को इंक्लूड किया गया, विधायक को इंक्लूड नहीं किया गया है। महालेखाकार के विरुद्ध नहीं की जा सकती। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायिक सेवा के कर्मचारियों को इसके बाहर रखा गया है। भारत के किसी भी न्यायालय के अधिकारी कर्मचारी, इसका मतलब देखिए, भारत के किसी भी न्यायालय का, चाहे वो राजस्थान के उच्च न्यायालय हो या सुप्रीम कोर्ट हो या जिला न्यायाधीश हो, सभी को, या न्यायिक सेवा के कर्मचारी, सभी को इससे मुक्त रखा गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रादेशिक आयुक्त और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सभी इससे बाहर है। राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी और सेवानिवृत्त लोक सेवक भी इससे बाहर हैं, क्योंकि सेवानिवृत्त लोक सेवक एक सामान्य इंसान है, तो ठीक है। और यहाँ केवल इस अधिनियम के तहत लोक सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, वो भी राजस्थान के, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है। मुख्यतः जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें कौन कौन सम्मिलित नहीं है, इस प्रकार से किसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकती, तो मुख्यतः याद रखने हैं, जिसमें राज्यपाल है, मुख्यमंत्री हैं, आरपीएससी के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, निर्वाचन आयोग के सदस्य अध्यक्ष हैं, ठीक है। और आपके महालेखाकार और ये विधायक इंक्लूड नहीं है, ठीक है, क्योंकि मंत्री इंक्लूड है, विधायक इंक्लूड नहीं है। तो ऐसे जो पॉइंट्स हैं जहां से हम फंसते हैं थोड़ा सा, ये हमें याद रखना है। राजस्थान विधानसभा की सचिवालय के कर्मचारी अधिकारी इसमें इंक्लूड नहीं है, तो ये सारी बातें हमें याद रखनी है। चलिए।
फिर देखिए, विधायक, सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच के विरुद्ध शिकायत की जा सकती है, किंतु उनके विरुद्ध प्रसंज्ञान नहीं लाया जा सकता क्योंकि वे क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है। कुल मिला के ये बात है कि इनको बाहर रखा गया, विधायक को, सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंच को इससे बाहर रखा गया, ये हमें बात याद रखनी। राजस्थान सरकार द्वारा लोकायुक्त संस्थान में सुधार हेतु निम्न समितियों का गठन किया गया। ये जो लोकायुक्त संस्थान है, इसमें सुधार हेतु कई समितियां गठित की गई। वो समितियां कौन कौन सी हैं, ये हमें याद रखना। ठीक है, तो हरिशंकर भावड़ा समिति, श्री बी.डी. कल्ला समिति और श्री नरपतमल लोढ़ा समिति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी गया है, आरएएस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्री नरपतमल लोढ़ा समिति मतलब लोकायुक्त से संबंधित कौन सी समिति है, या क्वेश्चन ये पूछा गया था श्री नरपतमल लोढ़ा समिति का संबंध किससे है। दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो हरिशंकर भावड़ा समिति, उसके बाद बी.डी. कल्ला समिति और नरपतमल लोढ़ा समिति, 2014 की बात है। ये 3 समितियों का गठन किया गया लोकायुक्त संस्थान में सुधार के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना है। चलिए फिर बात करते हैं राजस्थान के लोकायुक्त के बारे में। तो लोकायुक्तों की क्रमवार सूची देखेंगे। जैसे हमने पता है, पहले लोकायुक्त कौन थे, आई.डी. दुआ साहब थे। और आई.डी. दुआ साहब को कब बनाया गया था, ये 28 अगस्त 1973 से 1978 तक। ठीक है, इसके बाद डी.पी. गुप्ता साहब दूसरे लोकायुक्त बने। इसके बाद जस्टिस एम.एल. जोशी साहब, जस्टिस के.एस. सिद्धू, जस्टिस एम.एल. श्रीमाल, जस्टिस पी.डी. कुदाल, जस्टिस एम.बी. शर्मा, जस्टिस बी.एस. दवे और जस्टिस एम.बी. शर्मा। आप यहाँ से देख रहे हैं जस्टिस एम.बी. शर्मा का कार्यकाल 2 बार रहा है, 7th नंबर पर और 9th नंबर पर। ठीक है, इनके बीच में है कौन, जस्टिस बी.एस. दवे साहब, जस्टिस मिलापचंद जैन, जस्टिस जी.एल. गुप्ता। तो ये नाम हम 1-2 बार अपन रिवाइज करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन लोकायुक्त नहीं रहे हैं। ठीक है, और या निम्नलिखित में से कौन कौन लोकायुक्त रहे हैं, तो थोड़ा सा नामों के बारे में आइडिया होगा। खासकर जैसे ये एम.बी. शर्मा नाम है, बी.एस. दवे साहब हैं, मिलापचंद जैन है, ये नाम अक्सर करके पूछे भी जा चुके हैं, तो ये हमें याद होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, जस्टिस आई.डी. दुआ साहब हमें पता है पहले लोकायुक्त थे। जस्टिस डी.पी. गुप्ता साहब हैं, जस्टिस डी.पी. गुप्ता साहब के साथ जैसे सिद्धू साहब हैं, श्रीमाल कुदाल। ठीक है, जस्टिस एम.बी. शर्मा, बी.एस. दवे साहब, मिलापचंद जैन, जी.एल. गुप्ता भी हैं और आपके डी.पी. गुप्ता भी हैं। ठीक है, और एम.बी. शर्मा हैं, बी.एस. दवे हैं, पी.डी. कुदाल और के.एस. सिद्धू, एम.एल. श्रीमाल। ये नाम हमें कुछ कुछ याद रखने हैं। ठीक है, जस्टिस एस.एस. कोठारी साहब और जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा जो 13वें लोकायुक्त हैं। वर्तमान में 13वें लोकायुक्त कौन है, 9 मार्च 2021 से लगातार हैं, 21 से लगातार इनका कार्यकाल चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से परीक्षा हेतु विशेष फैक्ट्स अपन देख लेते हैं कि प्रथम लोकायुक्त कौन रहे। हमें पता है आई.डी. दुआ साहब प्रथम लोकायुक्त रहे हैं और प्रथम और जो एकमात्र उप लोकायुक्त थे वो कौन थे, के.पी.यू. मेनन साहब। ठीक है, चलिएगा, ये इनके बारे में, आई.डी. दुआ साहब के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। ठीक है, और राजस्थान के एकमात्र लोकायुक्त जो सर्वोच्च न्यायालय से आए थे। इसके बाद जस्टिस डी.पी. गुप्ता साहब राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे हैं। तो ये बात हमें डी.पी. गुप्ता साहब के बारे में इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे हैं। कौन, जस्टिस डी.पी. गुप्ता साहब। क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि राजस्थान में वे लोकायुक्त जो राजस्थान में क्या रहे, कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे, कौन है बताइए, जस्टिस डी.पी. गुप्ता साहब। इनका नाम है जस्टिस एम.एल. जोशी, राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, कोई बात नहीं। जस्टिस के.एस. सिद्धू, नाम याद रखना है। जस्टिस एम.एल. श्रीमाल, कोई खास बात है नहीं। जस्टिस पी.डी. कुदाल। ठीक है, एम.बी. शर्मा साहब के बारे में हमने देखा, इनकी नियुक्ति 2 बार हुई थी। जब 2 बार हुई थी तो हमें याद रखना है, दोनों बार का कार्यकाल अगर मिलाएंगे तो इनका कार्यकाल होगा सर्वाधिक कुल मिलाकर, दोनों कार्यकालों को मिलाकर अगर सर्वाधिक कार्यकाल है तो जस्टिस किसका है, एम.बी. शर्मा साहब का है। ठीक है, ये रवि राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं, इनके बारे में हमें याद रखना है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे 2 लोग आ गए जो राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल रहे हैं, एक तो एम.बी. शर्मा साहब और दूसरा है आपके स्टार्टिंग में क्या नाम है, डी.पी. गुप्ता साहब। डी.पी. गुप्ता और एम.बी. शर्मा राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल रहे। जस्टिस बी.एस. दवे यहाँ से फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये केवल 26 दिनों तक लोकायुक्त रहे थे, इसका मतलब इनका कार्यकाल न्यूनतम रहे। अधिकतम कार्यकाल कुल मिलाकर 2 बार नियुक्ति के साथ, तो किसका, आपके एम.बी. शर्मा साहब का, और जस्टिस बी.एस. दवे साहब का कार्यकाल न्यूनतम। जस्टिस मिलापचंद जैन की बात करें तो राजीव गांधी हत्या जांच आयोग के ये अध्यक्ष रहे थे। जस्टिस जी.एल. गुप्ता राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं, कोई बात नहीं। जस्टिस एस.एस. कोठारी, तो एकमात्र लोकायुक्त जिनका कार्यकाल 2018 संशोधन द्वारा 5 से 8 वर्ष किया गया था, कोई बात नहीं। 2019 में संशोधन से कार्यकाल पुनः 5 वर्ष होने पर पद छोड़ना पड़ा। और वर्तमान में हमें याद रखना है जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं, वर्तमान में 13वें लोकायुक्त हैं। ठीक है, तो
वन लाइनर फैक्ट देख लीजिए, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त जस्टिस आई डी दुआ साहब रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय से आने वाले एकमात्र लोकायुक्त हैं आई डी दुआ साहब। न्यूनतम कार्यकाल हमने देखा जस्टिस बी एस दवे साहब का लगभग 2 माह कार्यकाल रहा था, ठीक है, पीडी कुदाल साहब का। इसके बाद अगर देखें, इनका तो 26 दिन रहा है, और जस्टिस पीडी कुदाल साहब थे, इनका कार्यकाल भी लगभग 2 माह रहा है। हो सकता है ऑप्शन में जस्टिस बी एस दवे साहब हो ना, तो हो सकता है वहां ऑप्शन मिले जस्टिस पीडी कुदाल, क्योंकि हमें ऑप्शन से बेहतर ऑप्शन यूज करना होगा। हो सकता है ऑप्शन में जस्टिस पीडी कुदाल साहब का ही कार्यकाल दिया गया हो, चलिएगा। इसके बाद देख लीजिए, सर्वाधिक कुल कार्यकाल, 2 बार का कार्यकाल मिलाकर सर्वाधिक हमें देखा एमबी शर्मा साहब का। राजीव गांधी हत्या जांच आयोग के अध्यक्ष रहे लोकायुक्त जस्टिस गुलाब चंद जैन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। कार्यकाल बढ़ाने का लाभ पाने वाले एकमात्र लोकायुक्त जस्टिस एस एस कोठारी। वर्तमान में 13वें जो लोकायुक्त हैं वो जस्टिस प्रताप कृष्ण लोरा हैं। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना 3 फरवरी 1973 को हुई और प्रथम नियुक्ति 28 अगस्त 1973 को हुई, ठीक है। तो यहाँ तक हमने लोकायुक्त से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे उनको देखा। नेक्स्ट क्लास में हम इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उसके बारे में क्वेश्चंस फॉर्मेट में सारे फैक्टों की चर्चा करें, ठीक है। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार।